चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी निमंत्रण। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री ने पैंतरे बदलकर कहा, मार लिया आज। ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का नेवता, सारे घर का। वह बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा न हो। पक्का पोढ़ा कर लिया है न? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा ऐसगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है। जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही। क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूं, मगर है घर भर का न। मोटेराम, अब और कैसे कहूं, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का तो अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आश्रय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री और मोटेराम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने घर में ही हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो, दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांधा दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा, इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों नहीं दूंगी? मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए न उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फिल पाँव हो गया। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, है कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे,
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझसे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगूराम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदीराम के पिता है दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बन जाओ दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर एक नाम भी याद नहीं रख सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधा न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इस महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बात करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना कोई इनको पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर ले। 30 पर भी कहते हैं, हरदम कहते हैं। यह कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंकू से, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लगाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम शास्त्री के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था, फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा, निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेंकू। फेंकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी बता दो। फेंकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी तो कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले,
कहाँ नेवता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकले। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए कुछ पूछ रही हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन लें, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतः वे लड़के को हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो? धूर्त कहीं का दुष्ट! चिंतामणि, मैं कहे देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी। दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल की चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गई और फेंकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ नेवता है? फेंकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे न? चिंता, हाँ दूंगा, बताओ। फेंकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेंकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहाँ बोझ होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी तो पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े करहा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यहाँ कपट व्यवहार नहीं करता। दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ। राम का नाम लेके, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी विश्वास न आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुंह छुकाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटे राम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हो। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, बिगड़ कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे। कुलीन ब्राह्मण है, पूरे 20 बिस्वे, उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थे। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को वो अमृति, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रायताप से कम न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली, और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगुट्ट भागे, पीछे फिरकर भी कभी न देखा।
चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंता, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है न? सोना, फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी ही नहीं। जल्दी जाने में अपमान होता है, जमान समान समझता है, लोभी है, फुक्कड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी की इसकी सुधि ही नहीं है। भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मरभूखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला दी है न? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे न, रोने देती? रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि भूख और खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता, मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं।